हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। हम क्या पढ़ रहे थे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल पढ़ चुके थे बेटा, और सेल साइकिल में हम क्या देख चुके थे? ये हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे, और सेल साइकिल में हमने दो फेजेस देखी थी। एक देखी थी इंटरफेज, और दूसरी की बात की थी वो कौन सी थी? एम फेज। तो बेटा जो इंटरफेज थी वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी फेजेस पढ़ चुके हैं? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी कौन सी फेज बची है? एम फेज। हम उसके बारे में बात करेंगे, पर ये इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो आएगा हमारा कौन सा? चेक पॉइंट। क्या आ रहा है बेटा? चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट क्या होते हैं? तो देखो, यहाँ पर दो चेक पॉइंट मिलेंगे आपको सेल साइकिल के। एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। ठीक, कहाँ आते हैं, कौन से हैं? वापस बना लेते हैं। ये रहा हमारा सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर सबसे बड़ी फेज कौन सी? G1 फेज। ठीक है, फिर कौन सी फेज आई थी बेटा? S फेज। फिर कौन सी फेज आई थी बेटा? G2 फेज। और लास्ट में छोटी सी फेज कौन सी? हमारी M फेज। ठीक है, तो हमने बोला सेल ने यहाँ से डिवीजन करना चालू किया। सेल पहले किस में आई? इंटरफेज में। कौन सी फेज? मतलब G1 फेज में एंटर करेगी। G1 के बाद किस में एंटर करेगी? S में, फिर G2 में, और फिर कहाँ जाएगी? M में। तो यहाँ पर सेल एक के बाद एक अलग अलग फेजेस में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। भाई एंट्री करना इतना आसान होता है क्या? तुम्हें अगर किसी भी जगह पे एंट्री करना है तो वहाँ पर कई बार क्या होते हैं? पुलिस ने अपने नाके लगाए होते हैं, उसको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि ये जो सेल साइकिल चल रहा है यहाँ पर भी कुछ चेक पॉइंट हैं। कौन से चेक पॉइंट है? कहाँ पर हैं? तो देखो यहाँ पर हम इस सेल साइकिल में दो मेजर इवेंट करते हैं। दो मेजर इवेंट कौन सा है? पहला मेजर इवेंट है यहाँ पर एस फेज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन। पहला मेजर इवेंट हो गया। दूसरा कौन से फेज में होता है? एम फेज में, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिवीजन। क्या कर रहे हो? डिवीजन कर रहे हो। तो सेल साइकिल के दो मेजर इवेंट है बेटा। एक तो एस फेज, क्योंकि वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। दूसरा कौन सा है आपका? एम फेज, जहाँ पर सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो कोई भी भाई जब मेजर इवेंट होगा तो उससे पहले सारी चीज़ें चेक की जाती है ना, कि इवेंट होने वाला है, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, मीडिया आएगी, उससे पहले क्या करते हैं? चेक करते हैं कि कोई भी गड़बड़ तो नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि जो मेजर इवेंट है उससे पहले इनको चेक किया जाता है कि मेजर इवेंट कराने लायक है या नहीं है। तो मैंने बोला कि एस फेज जो है मेजर इवेंट है और एम फेज मेजर इवेंट है। तो चेक पॉइंट कहाँ आएगा? G1 से S के बीच में। पहला चेक पॉइंट कहाँ आया मेरा? क्योंकि मुझे मेजर इवेंट कौन सा है मेरा? S। तो उससे पहले मैं क्या कराऊंगी? चेक पॉइंट लगाऊंगी। तो चेक पॉइंट कहाँ से आएगा? जो G1 से लेकर कहाँ पर आ रहा है? S तक आ रहा है, और दूसरा G2 से लेकर कहाँ पर जा रहा है? M पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके आगे, कि इसके आगे क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो मैंने बोला कि जी मेरे पास ये G1 फेज थी, ये S फेज है, ये हमारी G2 फेज है, और ये M फेज है। अब बेटा G1 फेज में क्या हो रहा था? ये S फेज के लिए यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या हो रही थी? तैयारी हो रही थी। तो हम देखेंगे कि जो आपकी सेल है उसने G1 में अपना काम किया है या नहीं किया है। इसका मतलब G1 फेज में जो भी चीज़ बननी चाहिए थी, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होना है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, इसको आपको चेक करना है। इसीलिए आप इसके बीच में जो चीज़ आ रही है उसे आप क्या कह रहे हो? चेक पॉइंट। क्या कह रहे हो? चेक पॉइंट। किसके किसके बीच में है? G1 to S के बीच में। तो पहला चेक पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? G1 to S। ठीक है, दूसरा जो है वहाँ पर मेजर इवेंट मैंने बोला कौन सा था? माइटोसिस, यानी कि एम फेज। तो यहाँ पर G2 ने अपना काम किया या नहीं किया, वो चेक करने के लिए जो चेक पॉइंट आएगा वो दूसरा चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट दूसरा हो गया हमारा। ये चेक पॉइंट कहाँ से जा रहा है? G2 से M की तरफ जा रहा है। तो ये चेक पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? G2M। ठीक है, बात समझ में आई? और सिंपल वे में समझ लेते हैं। भाई ये मानो कि तुम्हारे क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं।
कि तुम 9th से प्रमोट होकर के 10th में आए, फिर 11th से प्रमोट होकर के 12th में जाओगे। तो 10th और 12th क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ठीक है। लेकिन बेस कहाँ क्लियर होता है बेटा, 9th और 11th में, इसलिए बहुत ही क्रूशियल क्लासेस होती हैं। तो आपको जब 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देना है, उससे पहले आप 9th और 11th का एग्जाम देके बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए आओगे। मतलब आपको 10th और 12th क्लास में प्रमोट होने के लिए 9th और 11th क्लास का क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन। सेम चीज़ यहाँ पर है कि मान लो ये आपकी 9th या फिर 11th क्लास है और ये आपके बोर्ड का एग्जाम है जो कि मेजर इवेंट हो गया 10th और 12th का एग्जाम। तो भाई जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, आपका 9th और 11th का बेस क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आपको, चेक पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपने क्या दिया, 9th या 11th का एग्जाम दिया और तब आपको चेक किया गया कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर है अगली क्लास में जाने के लिए, अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए। तो सेम चीज़ सेल करती है कि भाई मेजर इवेंट है, डीएनए का सिंथेसिस करना है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है, उसके लिए जो फेज़ है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वो आगे नहीं बढ़ती, उसको आगे के फेज़ में जाने नहीं दिया जाता। जैसे किसी बच्चे ने अपना प्रिपरेशन नहीं किया तो उसको क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं और उसको आगे प्रमोट नहीं करते। सेम चीज़ कि अगर चेक पॉइंट ने बोला कि G1 फेज़ में अपना काम सही से नहीं हुआ या G2 फेज़ में उसका काम सही से नहीं हुआ, तो एस फेज और एम फेज के अंदर सेल एंटर नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे चेक पॉइंट। तो आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पर मैंने लिखा दो लिखे थे मैंने, पहला लिखा था मेजर वाला, दूसरा कौन सा लिखा था, माइनर वाला। तो जो बेटा मेजर वाला है वो कौन सा हो गया आपका, वो हो गया G1 से S और दूसरा कौन सा हो गया G2 से M। अब मैंने क्यों इसे क्या बोला, मेजर बोला, इसे क्यों बोला माइनर बोला, भाई अगर आपका 11th और 12th का बेस क्लियर है, मतलब मेजर इवेंट कौन सा बोला था मैंने वहाँ पर, G1 से S का क्या एग्जाम्पल दिया था, बोर्ड एग्जाम। अगर आपका 10th और 12th का बेस क्लियर है तो भाई जो नीट का एग्ज़ाम है वो आपके लिए माइनर है, क्योंकि NCERT अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप जब 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो नीट का एग्ज़ाम देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अगर पहला चेक पॉइंट यानी मेजर चेक पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि माइनर चेक पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि नीट का एग्ज़ाम हमारे लिए क्या हो जाए, माइनर रह जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बात हुई हमारी किसके बारे में, चेक पॉइंट के बारे में। इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे तो अब हमें पढ़नी है एक और फेज, दैट इज G0 फेज। कौन सी फेज पढ़ोगे, G0 फेज पढ़ोगे बच्चों। ठीक, अब G0 फेज क्या है, वापस से साइकिल बनाएंगे बेटा, वापस से साइकिल बनाया, ये रहा, ये G1 फेज थी, ये S फेज थी, ये G2 फेज है और ये M फेज है। यहाँ से सेल ने डिवाइड होना चालू किया, G1 में आई, S में आई, G2 में आई, M में आई, डिवाइड होकर के कितनी सेल बना ली, ये डॉटर सेल बना ली उसने। ठीक है, अब भाई मुझे ये बताओ, सेल के पास एक ही काम है कि सेल डिवाइड ही करती रहेगी, बनेगी डिवाइड करती रहेगी, बनेगी डिवाइड करती रहेगी। अगर सेल डिवीज़न ही होता रहता तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो तो पता ही नहीं होता, सभी बहुत बड़े होते, पर हम सब एक पर्टिकुलर या रेगुलेटेड साइज़ के होते हैं। तो हमारे सेल डिवीज़न क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जितना चाहिए उतना ही होता है। इसका मतलब सेल डिवीज़न क्या करेगी, बंद करेगी। तो सेल जब सोचती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं डिवाइड नहीं करूँगी, जब सेल ने सोच लिया कि भाई अब मैं डिवाइड करते करते थक गई, अब मुझे डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, तो सेल क्या करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती है, फंक्शन। तो सेल जब डिवाइड नहीं करती, जब डिवीज़न स्टॉप कर देती है तो फिर क्या करती है बेटा, कोई ना कोई काम तो करेगी वरना बोर हो जाएगी। तो क्या करती है, फंक्शन करती है। तो इसी अकॉर्डिंग तुमने दो तरीके के टिश्यू पढ़े थे, याद करो दो तरीके के कौन से टिश्यू पढ़े थे तुमने। एक तुमने पढ़ा था बच्चों, कौन सा टिश्यू पढ़ा था, एक तुमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक तुमने पढ़ा था परमानेंट। ठीक है, एक पढ़ा था तुमने मेरिस्टेमेटिक, एक पढ़ा था परमानेंट। तो वो टिश्यू जिसकी सेल सिर्फ डिवीज़न करती रहती है, डिवीज़न ही करती रहती है, बनती है, डिवाइड हो जाती हैं, वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक। जो एक अमाउंट के बाद यही मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होना बंद करके किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, क्या करने लगती हैं बेटा, फंक्शन करने लगती हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, परमानेंट टिश्यू में।
फॉर एग्जाम्पल परमानेंट टिश्यू का जाइलम फ्लोएम, जाइलम की सेल्स के पास क्या काम है बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। फ्लोएम एक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, उसकी सेल्स क्या करती हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या वो डिवाइड कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, वो फंक्शन करने के लिए क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हो, डिफरेंशिएशन। तो जब क्या कर रही है, सेल जो है वो डिवीज़न यानी कि मेरिस्टेमेटिक से किस में चेंज हो जाती है, परमानेंट में चेंज हो जाती है। मतलब डिवीज़न से किसी फंक्शन करने लगती है, डिवीज़न छोड़कर कोई फंक्शन करने लगती है, तो ये वाले इवेंट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो जब सेल डिफरेंशिएशन करती है, सेल डिवीजन को स्टॉप कर देती है, तो वो जिस फेज में चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जी नॉट फेज। क्या कहते हो बेटा, जी नॉट फेज। तो बेसिकली हो क्या रहा है जी नॉट फेज के अंदर, तो जी नॉट फेज में क्या हो रहा है, सेल स्टॉप डिवीजन। सेल ने डिवीजन क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। फिर क्या कर रहेगी, डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ फंक्शन, कोई फंक्शन करने लगेगी। ठीक है, डिवीजन स्टॉप कर दिया, कोई फंक्शन करने के लिए क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सेल हमेशा के लिए सेल डिवीजन भूल चुकी है, क्या सेल कभी दोबारा डिवाइड नहीं कर सकती, तो कर सकती है। जब ज़रूरत होगी, मान लो आपकी सेल का जो भी ग्रोथ के टाइम पर जितनी सेल्स चाहिए थी वो बन गई, लेकिन कभी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर आपकी सेल्स लॉस्ट हो गई, तो वहाँ पर दोबारा से सेल बनाने की ज़रूरत है। तो जो सेल कोई फंक्शन कर रही है वो वापस से क्या होगी बेटा, डी डिफरेंशिएट। फंक्शन करने के लिए क्या हुई थी, डिवीज़न से किस में चली गई थी, फंक्शन करने के लिए, तो आपने क्या बोला था, डिफरेंशिएट। अब वापस फंक्शन से क्या करने आएगी, मतलब जब सेल फंक्शन कर रही थी और फंक्शन करने के बाद वापस से डिवीज़न करना स्टार्ट करेगी, तो उसको आप क्या कह रहे हो बेटा, डी डिफरेंशिएशन। तो सेल वापस से फंक्शन को छोड़कर ज़रूरत के टाइम पे डिवीज़न कर सकती है, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और तीसरी बात कि G2 फेज में क्या सेल एक्टिव होती है या नहीं होती। भाई कोई फंक्शन कर रहा है, तुम कोई काम कर रहे हो, माना वो काम डिवीज़न नहीं है सेल का, लेकिन फंक्शन तो कर रही है। जाइलम की जो सेल्स हैं वो बेचारी ट्रांसपोर्ट तो कर रही है ना पानी का, तो क्या वो काम नहीं कर रही, अगर काम कर रही हैं तो एक्टिव होंगी। एक्टिव होंगी तो कौन सा एक्टिविटी कह रहे होगे, मेटाबॉलिक एक्टिव। तो यहाँ पर जो जी नॉट फेज होती है वो क्या होती है बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो समझ में आया तुम्हें जी नॉट फेज क्या है। पहला पॉइंट, सेल ने डिवीज़न बंद कर दिया। दूसरा पॉइंट कि डिफरेंशिएट होकर के कोई फंक्शन करने लगी। तीसरा पॉइंट कि जब ज़रूरत पड़ी तो फंक्शन को छोड़ के वापस से उसने डिवीज़न करना चालू किया, उसे तुमने डी डिफरेंशिएशन बोला बेटा। और फंक्शन करते टाइम पर सेल हमेशा मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। तो ये हमारी कौन सी फेज थी, जी नॉट फेज। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बेटा आगे बात करेंगे। हमारी इंटरफेस खत्म हो चुकी है। कौन सी फेज खत्म हो गई बेटा, हमारी इंटरफेस खत्म हो गई। अब हमारी इंटरफेस जब खत्म हो गई है तो अब हम बात करेंगे दूसरी फेज के बारे में। दूसरी फेज कौन सी थी हमारी, एम फेज। कौन सी फेज है बच्चों, एम फेज। ठीक, तो एम फेज बहुत बार आगे भी बात कर चुके हैं। एम फेज का मतलब बेटा, पहली चीज एम फॉर क्या है यहाँ पर, तो माइटोटिक फेज। कौन सी फेज है ये, माइटोटिक फेज। क्यों बोल रहे हैं माइटोटिक फेज, क्यों बोल रहे हैं बच्चों, माइटोटिक फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न के लिए माइटोटिक एपरेटस बनता है। जब डिवीज़न करेंगे तो ये माइटोटिक एपरेटस बनता है, इसलिए हमने इसे बोला माइटोटिक फेज। ठीक, दूसरा नाम जो है इसका है वो है डिवीज़न फेज। कौन सी फेज है, डिवीजन से फेज। नाम से ही पता चल रहा है इस फेज के अंदर क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी, इसलिए आपने इसे क्या बोला, डिवीजन फेज बोला। ठीक है, तीसरा नाम क्या है इसका, तीसरा नाम इसका है मोस्ट ड्रामेटिक फेज।
ड्रामा करती है तुम्हारी तरह। कैसे तुम्हारी तरह ड्रामा करती है? मैम हमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आज हम जब घर गए थे तो हमें बायो भी पढ़ना था, केमिस्ट्री भी पढ़ना था, फिजिक्स भी पढ़ना था, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो ड्रामा करते हो ना तुम। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारा कुछ याद होगा, क्लास में लर्न करके जाओगे तो रिवाइज ही करना है। तो ये भी ड्रामा करती है। कैसे ड्रामा करती है? बहुत सारे इवेंट चलते हैं, अलग अलग तरीके के इवेंट चलते हैं, इसलिए कौन सी फेज़ है? मोस्ट ड्रामेटिक फेज़। फिर क्या है यहाँ पर? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यहाँ पर? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हमने जीवन फेज में बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज को डुप्लीकेट किया है, हमने एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन किया है, तो वापस उनका क्या करना है? हमें अरेंजमेंट करना है दोबारा से। तो वही चीज़ क्या कहला रही है यहाँ पर? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ नाम है जो हम किसे देते हैं? एम फेज को। ठीक है, अब इसके अंदर हम जब आगे बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माइटोसिस। क्या लिखोगे बेटा? माइटोसिस। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहला पढ़ने वाले हैं हम कौन सा? वन इज माइटोसिस। तो बेटा माइटोसिस क्या है? माइटोसिस का दूसरा नाम बता देती हूँ, नाम से याद हो जाता है, जैसे मैं कहती हूँ तुम्हें नाम से ही याद हो जाएगा। तो नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को कौन सा डिवीजन कहते हो? इक्वेशनल डिवीजन कहते हो। अब इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है भाई? तो यहाँ पे क्या वर्ड दिख रहा है? जैसे मैं कहती हूँ हमेशा टर्म देख लो भाई। टर्म क्या बता रही है? टर्म से नजर आ रहा है तुम्हें इक्वल। क्या नजर आ रहा है? कौन सा वर्ड नजर आ रहा है? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है सेम। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। ठीक, अब इसको इक्वल क्यों बोला? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? मान लो ये पेरेंट सेल है, ह्यूमन की पेरेंट सेल है कोई सी भी, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? सबको पता है 46। ठीक है, इसने डिवीजन किया, दो डॉटर सेल बनाई। ये कौन सी सेल है? पेरेंट। ये कौन सी सेल्स हैं? डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। तो डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। तो इसका मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर कैसा है? इक्वल। क्या है? इक्वल। इसलिए आपने कौन सा डिवीजन बोला इसे? इक्वेशनल डिवीजन। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो टर्म खुद ही बता रही है कि भाई मैं इक्वल हूँ। मैं जब डिवाइड करती हूँ तो मैं बराबर बराबर बांटती हूँ, जितना मेरे पास है उतना ही तुझे मिलेगा। इसलिए हमने क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। तो जितना पेरेंट के पास था 46 क्रोमोसोम, उतना ही दोनों डॉटर सेल्स को मिला। कितने क्रोमोसोम? 46 और 46। तो क्या नाम दिया आपने इसे? इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया? तो यहाँ पर पेरेंट एंड डॉटर सेल्स कंटेन equal number of chromosome. डन? समझ में आया क्यों बोला इक्वेशनल डिवीजन? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो जो बेटा माइटोसिस है, इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें होंगी। क्या दो टाइप की चीज़ें होंगी? देखते हैं। ये माइटोसिस है हमारा बेटा। माइटोसिस के अंदर हमारी दो टाइप की चीज़ें हो रही हैं। एक हो रहा है हमारा कैरियोकाइनेसिस, एक हमारा हो रहा है साइटोकाइनेसिस। आगे भी बात की थी हमने। ठीक है, क्या है भाई ये? क्या चीज़ है ये? कैरियो, आगे बताया था। कैरियो का मतलब कैरियन। कैरियन का मतलब बेटा न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो ये टर्म क्या बता रही है भाई? कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, मतलब न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवीजन होगा। दैट इज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, नाम से ही पता चल रहा है भाई, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। मैंने बोला ना, टर्म खुद बता देती हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्म्स को देखोगे सब आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब फिर से डिवीजन। तो इस वाली फेज के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कराएंगे? न्यूक्लियस को डिवाइड कराएंगे, उसके बाद हम किसको डिवाइड कराएंगे? साइटोप्लाज्म को डिवाइड कराएंगे। ठीक है बेटा, तो पहली चीज ले लेते हैं, क्या लोगे? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस है बेटा। पहली है आपके पास, पहले इसका इनिशियल लिख लेते हैं, पी मैट।
पी मैट या पीएम मैट, जिससे भी तुम्हें याद रहे, सीक्वेंस याद रहना चाहिए, चाहे तो पी मैट करके याद करो चाहे पीएम एट करके याद रखो, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तुम्हारी ट्रिक है, तुम्हें जैसे भी याद रखना है। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ठीक है जी। ए फॉर क्या हो गया यहाँ पर, एनाफेज, फिर क्या हो गया बेटा, टी फॉर टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस पढ़ेंगे हम किसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहली फेज लेंगे हम बेटा कौन सी, प्रोफेज, ठीक। डाल दिया जी मैंने यहाँ पर प्रोफेज। इसे सबसे लॉन्ग फेज कहते हैं। लॉन्ग फेज है तो एक बार में तो हो नहीं पाएगी, तो फिर 2 बार में होगी, मतलब 2 स्टेजेस होंगी। कौन सी होगी, तो पहली स्टेज होगी बेटा अर्ली प्रोफेज और दूसरी होगी बेटा लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक। अब होता क्या है इसके अंदर, तो भाई जेनेटिक मटेरियल, अगर मैं पूछूं कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सी फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पर 2 आंसर्स आते हैं बच्चों के, बच्चे 2 आंसर्स देते हैं बेटा। कौन से आंसर्स देते हैं, एक बच्चा बोल रहा है क्रोमोसोम, क्या बोलेगा मैम, जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसके फॉर्म में मिलता है, क्रोमोसोम। एक वर्ड आता है क्रोमेटिन, क्या वर्ड आ रहा है, क्रोमेटिन। तो एक है क्रोमोसोम, दूसरा कौन सा है, क्रोमेटिन। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही हैं, तो फिर कब सही हैं, तो बेटा जब आपकी सेल नॉर्मल फंक्शन करती है या नॉर्मल स्टेट में है, तो वहाँ पर जो डीएनए होता है वो लीनियर थ्रेड की फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हो, क्रोमेटिन कहते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब सेल डिवीज़न में जाती है, कहाँ जाती है, डिवीज़न में जाती है, तो ये क्रोमेटिन सेल डिवीज़न के टाइम पर किस में चेंज हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम में, जो कौन सी शेप के होते हैं, रॉड शेप के। ये कैसा था, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको आपने क्रोमेटिन बोला। जब सेल नॉर्मल फंक्शन कर रही थी, जब सेल नॉर्मल फंक्शन को छोड़ करके डिवीज़न में जाती है, तो ये क्रोमेटिन बेटा कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। मतलब थ्रेड किससे शेप में चेंज हो जाता है, रॉड शेप में। तो यहाँ पर क्रोमेटिन का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और वो सेल डिवीज़न के टाइम पर क्या बनाता है बेटा, क्रोमोसोम। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है उसका इनिशिएशन हो चुका है। जब इनिशिएशन हो चुका है तो हमने बोला क्रोमेटिन किस में चेंज होगा बेटा, क्रोमोसोम में। और जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है तो क्या करता है, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्टार्ट होगा कंडेंसेशन। तो क्या लिखेंगे, अर्ली प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन किसका, क्रोमेटिन का, किस में, तो क्रोमोसोम में। तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है, उसका इनिशिएशन हो चुका है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भाई याद करो, ये हमारी सेल है, ठीक, ये हमारी सेल है, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन का अभी तो कंडेंसेशन चालू हुआ है, तो कंडेंसेशन चालू हुआ है तो अभी वो इसी तरीके की फॉर्म में आपको नज़र आता है, एक वुलन फॉर्म में नज़र आता है, जैसे कि बॉल हो वुल की, है ना, मतलब ऊन की बॉल की तरह, ठीक। अब आप याद करो कि एस फेज के अंदर हमने सेंट्रियोल को भी क्या किया था, डुप्लीकेट किया था। तो बेटा वो सेंट्रियोल यहाँ पर यानी कि अर्ली प्रोफेज में पोल्स की तरफ जाना चालू कर देते हैं। जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स की तरफ जाना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। एक इसको इस पोल पे आना है, एक को इस पोल पे आना है। तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा सेंट्रियोल start moving toward opposite pole। तो पहला काम तो इनिशिएशन हो रहा था किसका, कंडेंसेशन का। दूसरा काम क्या हुआ, सेंट्रियोल ने दूसरे यानी कि अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है।
अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो सेंट्रियोल है हमारे, ये जो सेंट्रियोल हैं, यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आकर के जमा होने लगती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, अरेंज होने लगती हैं और यहाँ पर छोटी छोटी सी इस तरीके की रेज निकलती हैं, इस तरीके की रेज निकलना चालू हो जाती हैं। ये सेंट्रियोल से इस तरीके की छोटी छोटी रेस निकलना चालू होती हैं। इन छोटी रेस को हम कहते हैं एस्ट्रल रेस। कौन सी रेस कहते हो? एस्ट्रल रेस। ये एस्ट्रल रेस आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? स्पिंडल फाइबर बनाएंगी। तो ये जो सेंट्रियोल है वहाँ से जो इनिशिएशन हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है? तो बेटा एस्ट्रल रेस के फॉर्म में हो रहा है, जो किससे बनती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। ठीक है, पढ़ चुके हो आप, सेल चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके हो पूरा अच्छी तरीके से वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रल रेस बनने लगी हैं। अब यहाँ पर कितनी एस्ट्रल रेस बन रही हैं बेटा? एक इस पोल पर बन रहा है, एक इस पोल पर बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं? नेक्स्ट पॉइंट, एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन। एस्ट्रल रेस का क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन हो गया। तो 3 काम कहाँ हो गए हमारे? अर्ली प्रोफेज में। अब जब आप लेट प्रोफेज में जाते हो, जब आप इसके आगे बढ़ोगे, तो ये काम जो जो इनिशिएट हुए थे वो लगभग क्या हो चुके होंगे? कंप्लीट हो चुके होंगे। तो कंप्लीट होने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा कि लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है बच्चे? तो कंडेंसेशन जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो पहला पॉइंट लिख दो, क्या? कंडेंसेशन कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया कंडेंसेशन लेट प्रोफेज में। जो यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में शुरू हुआ था वो यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर सेंट्रियोल ने क्या किया था? चलना चालू किया था अपोजिट पोल की तरफ, तो वो अब पहुंच चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? सेंट्रियोल रीच्ड ऑन पोल्स। पोल्स पर पहुंच गए हैं सेंट्रियोल, दोनों अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। तीसरा, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अब मैंने बोला था एस्ट्रल रेस आगे जाके क्या बनाएंगी? स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेटा 3 चीजें हुई। जो अर्ली में चालू हुआ था वो लेट में कंप्लीट हो गया। इनिशिएशन चालू हुआ था किसका? कंडेंसेशन का, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पोल्स की तरफ सेंट्रियोल ने जाला चालू किया था, यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेस निकलना चालू हुई थी, उन्होंने क्या बना लिए? स्पिंडल फाइबर बना लिए। तो ये थी हमारी प्रोफेज। उसके अलावा लेट प्रोफेज में एक चीज़ और होती है बेटा, क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER और गोल्जी बॉडी बेटा क्या हो जाते हैं? डिसएपियर। क्या हो जाते हैं? डिसएपियर हो जाते हैं। और ये जब डिसएपियर हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तो क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। तो लेट प्रोफेज के अंदर मेन चीज़ क्या हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, ER गायब हो रहा है, गोल्जी बॉडी गायब हो रही है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर आ गए हैं? साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। तो ये हमारी कौन सी फेज थी? हमारी प्रोफेज थी, जो अर्ली और लेट के अंदर क्या है? डिनोटेड है या डिस्क्राइब्ड है। ठीक, यहाँ पर एक स्पेशल नोट लगा करके हम लिखेंगे बच्चों कि ये जो डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर मैंने तुम्हें एस्टर का फॉर्मेशन बताया, एस्ट्रल रेस बताई थी। ठीक है, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पर क्रोमोसोम थे। मैंने बोला था यहाँ सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्या निकल रही थी बेटा? एस्टर रेस निकल रही थी। ये बताया था मैंने तुम्हें आगे, ये एस्टर रेस निकल रही थी। ठीक, अब बेटा यहाँ पर ये सेंट्रियोल है तो लिख दो सेंट्रियोल, और ये कौन सी रेस है? एस्टर रेस, तो लिख लो एस्ट्रल रेस। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हो बेटा? एस्टर बोलते हो। सेंट्रियोल और एस्टर रेस को कंबाइन करके आप क्या नाम देते हो? आप बोलते हो एस्टर। अब याद करो, सेल याद करो, एनिमल सेल और प्लांट सेल याद करो। याद करो, भगवान ने नाइंसाफ़ी नहीं की। अगर भगवान ने प्लांट सेल को क्या दिया? क्लोरोप्लास्ट दिया,
तो भगवान ने एनिमल सेल को क्या दिया है, सेंट्रोसोम दिया है, और सेंट्रोसोम में ही क्या होते हैं, सेंट्रियोल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो वहाँ पर इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं तो इसका फॉर्मेशन होगा। और कितने बनेंगे, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो कितने हो गए, 2। तो 2 एस्टर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 2 एस्टर। तो हम इसे बोलेंगे एम्फी एस्टर। क्या बोलोगे बेटा, एम्फी एस्टर। तो पहला नोट यहां पर लिख लो, पहला नोट लिख लो, क्या, इन एनिमल सेल 2 एस्टर फॉर्म्ड। कितने बन रहे हैं, 2 एस्टर बन रहे हैं, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। तो उसको आपने कौन सा डिवीजन बोला, आप बोल रहे हो उसे एम्फी, आप बोल रहे हो उसे एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, हायर प्लांट डज नॉट हैव या डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। तो जब सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो एस्टरेज नहीं बनेगी, एस्टर नहीं बनेगा। तो इस वाला डिवीजन के अंदर अगर एस्टर नहीं बन रहा है तो इसे क्या कहोगे, एन एस्ट्रल डिवीजन। आया समझ में, एनिमल सेल के पास 2 हैं तो एम्फी एस्ट्रल डिवीजन हो गया, और हायर प्लांट्स के पास सेंट्रियोल है ही नहीं तो एन एस्ट्रल डिवीजन हो गया। डन बच्चों, चलिए अब बात कर ली बेटा हमने प्रोफेज के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी फेज, प्यारी प्यारी सी फेज जिसको हम कहते हैं एम फेज, यानी कि मेटाफेज। यहाँ पे तुम्हें 3 एम याद रखने हैं, एम एम एम। 3 फेज में पहला एम तो किसके लिए आ गया, मेटाफेज के लिए। दूसरा एम यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, वो क्या है, मिडिल। और तीसरा है यहाँ पर जो याद रखना है वो है मॉर्फोलॉजी। तो मेटाफेज के लिए एम, मिडिल के लिए एम, मॉर्फोलॉजी के लिए एम। कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अभी मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोम बन गए हैं, क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। यहाँ पर आते आते मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, वहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पर उनकी मॉर्फोलॉजी प्रॉपर दिखने लगी है। आपको क्रोमोसोम जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। लेकिन कौन सी फेज में, मेटा फेज में, क्योंकि वहाँ पर तो वो कंप्लीट ही कर रहे थे, कंप्लीट हुआ ही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर वो क्लियरली क्या हो गए, विजिबल हो गए। तो आपको अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है तो सबसे ज़्यादा अच्छी या सुटेबल फेज कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार नीट में पूछा है कि क्रोमोसोम को अगर आपको मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करना है तो कौन से फेज में देखोगे बेटा, तो कौन सी फेज आएगी आपकी, मेटाफेज। इसलिए यहाँ पर एक एम किसके लिए है, मॉर्फोलॉजी के लिए। अब मैम मिडिल क्या है, तो बेटा अभी मैंने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, क्रोमोसोम कहाँ फैल गए थे बेटा, साइटोप्लाज्म में। और वो साइटोप्लाज्म में फैले हुए क्रोमोसोम कहाँ पर आ गए, बीच में आकर के जमा हो गए, बीच की प्लेट पे यानी मिडिल में आके जमा हो जाते हैं। पर ये बात करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब जब मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो कितने धागे वाले बनाऊं, 1 या 2 धागे वाले बनेंगे। मतलब क्यों भाई, हमने एस फेज कंप्लीट की है। कौन सी फेज, एस फेज कंप्लीट की है, जिसकी वजह से ये जो सिंगल क्रोमेटिड था वहाँ पर डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन। तो डीएनए डबल हो गया, तो डीएनए डबल हुआ तो भाई उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसने क्या बना लिया था, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बनाया, सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम कितने धागे वाले दिख रहे हैं, 2 धागे वाले। और ये दोनों एक दूसरे से क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। पढ़ा है ना आपने, अगर इस तरीके से क्रोमोसोम आपने पढ़े हैं कौन से चैप्टर में, सेल के अंदर। तो ये क्या है, क्रोमेटिड है सिंगल, और जब डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ तो उसने क्या बना लिया, सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया। तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ऐसी। और इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होती है। इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हो बेटा, सेंट्रोमियर कहते हो। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ पर जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के बाहर बच्चे
एक इस तरीके से डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है। इस डिस्क शेप की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हो? काइनेटोकोर कहते हो बच्चों। और इस काइनेटोकोर से आकर के कौन अटैच होते हैं? तो यहाँ पर अटैच होगा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जिससे अटैच होता है वो कौन सी चीज़ है बेटा? आपकी काइनेटोकोर। तो ये क्या हो गया? आपकी स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इनको जोड़ने वाला है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आपने बोला काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आके कौन जुड़ रहा है? स्पिंडल फाइबर। ठीक, चलो तो बात कर लेते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? ये आपकी सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई है, जो क्रोमेटिड हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पर बीच में आकर क्या हो गए हैं? जमा हो गए हैं, बीच में आकर के अरेंज हो गए हैं बेटा। और ये बीच का पार्ट क्या है आपका? सेंट्रोमियर। और उसके बाहर क्या था आपका? काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर और ये बाहर क्या बना दिया? काइनेटोकोर। यहाँ पर क्या थे आपके? स्पिंडल फाइबर थे, ये बना लो। ये सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल है। इससे क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। यहाँ के जुड़ रहा है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, यहाँ के जुड़ रहा है, ये यहाँ से जुड़ रहा है, ये यहाँ से जुड़ रहा है। एक तो ये हो गए। एक इन दो पोलों को जोड़ने के लिए भी स्पिंडल फाइबर बन रहा है, तो ये दूसरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बेटा दो तरीके के स्पिंडल फाइबर नज़र आ रहे हैं आपको। एक तो ये जो पोल से सीधे पोल पे पहुँच रहा है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। जबकि पहला इस पोल से इस पोल पे पहुँचने के लिए ये पहले किससे जुड़ रहा है? इस क्रोमोसोम से जुड़ रहा है, फिर इससे जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर के बेटा दो टाइप हो गए। पहला आप लिख लो यहाँ पर क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो कौन से हैं? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये पोल से कहाँ जा रहे हैं? पोल से जा रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं? सेंट्रोमियर से। किससे जुड़ रहे हैं बेटा? सेंट्रोमियर से। तो ये ये किससे जुड़ रहे हैं? बेसिकली क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं, तो आपने इन्हें क्या बोला? क्रोमोसोमल फाइबर बोला। ठीक है, दूसरे कौन से हैं यहाँ पर? दूसरे तो ये पहले वाले कौन से हो गए आपके? ये कौन से हैं आपके पास? क्रोमोसोमल फाइबर। कौन से हो गए? क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस। दूसरा कौन सा है? जो इस पोल को इस दूसरे पोल से कंटिन्यू करते हुए क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है, तो दूसरे को आप कहोगे सपोर्टिंग फाइबर। तो ये जो सपोर्टिंग फाइबर है बेटा, ये कैसे हैं? कंटिन्यूअस। ये कौन से हो गए? कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पोल को किससे जोड़ रहे हैं? पोल को दूसरे पोल से जोड़ रहे हैं, तो ये कौन से हो गए? कंटिन्यूअस फाइबर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पर आए हैं? बिल्कुल मिडिल चीज़ पे। मतलब एक यहाँ पर मिडिल प्लेट है, वहाँ पर आके क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं? अरेंज्ड हो गए हैं। तो बेटा हम जब ऐसे बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जो मिडिल प्लेन है उसको तुम क्या कहते हो? इक्वेटर कहते हो, इक्वेटर। तो यहाँ पर भी जो प्लेन है, जो अरेंजमेंट है, वो कौन से प्लेन पे हुआ है? इक्वेटर पे हुआ है, कह सकते हो आप इक्वेटर पे, क्योंकि मिडिल पे आकर के अरेंज हुए हैं। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो? मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हो बेटा? मेटाफेज प्लेट। ये जो अरेंजमेंट है इसको आपने क्या बोला? मेटाफेज प्लेट। और या फिर ये इक्वेटर पे आकर के अरेंज हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हो? इक्वेटोरियल प्लेट। तो बेसिकली समझ में आया? तो लिख लेते हैं इस चीज को हम कि इन मेटाफेज क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटर so formed इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर पे आए हैं तो इक्वेटोरियल प्लेट बना रहे हैं, या क्या कह सकते हो? मेटाफेज प्लेट। ठीक है,
ये कह सकते हो। तो मेटाफेज के जो मतलब मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आकर के क्या हो गए, अरेंज हो गए, तो उन्होंने क्या बना ली, मेटाफेजिक प्लेट बना ली या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बना ली। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई थी बच्चों, दूसरी चीज़ आपने क्या बोला कि यहाँ पर क्या बने थे, जो क्रोमेटिड थे, मतलब आप क्या लिखोगे, स्पिंडल फाइबर अटैच with काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तीसरी चीज, यू कैन स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इन दिस फेज। तो इस फेज के अंदर आप आराम से क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पहले तो इंटरफेस को कंप्लीट किया, चेक पॉइंट पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, आपने वहाँ पे जी नॉट फेज देखा, फिर आपने क्या देखा, आपने एम फेज स्टार्ट की, उसमें आपने कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट किया, उसके अंदर हम 2 फेज पढ़े, कौन कौन से बेटा, आपने पहला पढ़ा प्रो फेज, दूसरी फेज आपने कौन सी पढ़ी बेटा, मेटा फेज। ये सारी की सारी फेजेस आप अच्छे से लर्न करके आना। कोई भी आपको सवाल है, डाउट है तो कमेंट में लिखो। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।